हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ हम लिखे हैं करंट इज इक्वल टू आई, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट के लिए आई लेटर यूज करते हैं, तो करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पहले से भी जानकारी होगी। करंट कॉमन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसका ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। क्लियर। नेक्स्ट उसका जो टाइप्स बता रहे हैं, टाइप्स में हम बताए हैं, उसका फॉर्म देखिए। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई होगा डी टी। नेक्स्ट एवरेज करंट, एवरेज करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई होगा डेल्टा टी। इसको हम लिखे हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है। नेक्स्ट है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट के बारे में जो उसका नेचर होता है हम बतलाया है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, यह वेक्टर नहीं है। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ करंट, वो फॉर्म हुआ करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट है, एवरेज करंट है। ठीक है, यहाँ टाइप्स है। टाइप्स में मेन जो मेरा टाइप्स से मीनिंग है एसी डीसी, तो देखो उसका भी हम ग्राफ बतलाया है। तो टाइप्स ऑफ करंट में क्या है, एक ग्राफ है, यहाँ ग्राफ है, यहाँ ग्राफ है। ये देखो एसटीडी ये डीसी है, इसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है। ठीक है, तो ये डीसी का ग्राफ है, एसटीडी डीसी का ग्राफ है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पोलैरिटी दोनों जो है फिक्स है। इसमें देखिए वेरिंग डीसी, इसका मतलब है कि पोलैरिटी इसमें भी फिक्स है। पोलैरिटी जो है करंट का इसमें फिक्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एसी, अल्टरनेटिंग करंट है। देखिए यहाँ ए प्लस हो गया और ए हो गया माइनस, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पोलैरिटी दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, तो जो डीसी करंट है बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, साथ साथ डीसी जनरेटर भी डीसी करंट को सप्लाई करता है। और जो एसी करंट है वो एसी पावर प्लांट, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, फिर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, तो पावर प्लांट जो है वह एसी करंट को सप्लाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ देखो, कॉमन लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है, R जो है रेसिस्टेंस है। R इज इक्वल टू V अपॉन I। अभी हम ग्राफ देखें, वोल्टेज यानी पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको प्लेस किए y एक्सिस पर, करंट को x एक्सिस पर। एक ग्राफ है, ये जो थीटा है, ठीक है, ये जो थीटा है उसको हम tan थीटा के रूप में जब यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ये जो थीटा एंगल है इसको tan थीटा के फॉर्म में हम यूज करते हैं तो हो गया स्लोप ऑफ VI ग्राफ, यानी tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू R। क्लियर। नेक्स्ट R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन होगा A। अब देखो ये जो है एक कंडक्टर है, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A है और इसका लेंथ जो है L है। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस R होगा रो L अपॉन A के इक्वल होगा। L लेंथ है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और रो जो है कांस्टेंट है, उसको हम रेसिस्टिविटी करते हैं। रो को क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी करते हैं। वह कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखे हैं V इज इक्वल टू, जैसे यहाँ देखो V इज इक्वल टू I इंटू R है, तो I और R के प्लेस पर लिख दिए रो L अपॉन A, तो V इज इक्वल टू I रो L अपॉन A। अब देखो रेसिस्टिविटी, यहाँ जो रो यूज किए हैं वो रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू होगा RA अपॉन होगा L। यहाँ देखिए RA अपॉन हो जाएगा L, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, कंडक्टर किस मटेरियल का है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट इसका होता है ओम मीटर, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो हो गया वो रेसिप्रोकल हुआ रेसिस्टेंस का, इसलिए हमने लिखा कंडक्टेंस को ऐसे G से हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1/R, इसका यूनिट ओम इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टेंस और यहां हम लिखे हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, while conductivity is the reciprocal of specific resistance और resistivity, इसका यूनिट यहां लिखे हैं ओम इनवर्स है मीटर इनवर्स। नेक्स्ट देखो कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ कंडक्टर हम यूज किए हैं, बैटरी है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, वो फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो देखो ये कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसा माना गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की होगा थ्रू द कंडक्टर, तो इस करंट को हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। और कैलकुलेशन में हम इस करंट का ही यूज करते हैं और मैग्नीट्यूड जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिक करंट के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए करंट के बारे में फिर हम यहाँ पर कुछ स्पेशल जो थिंग्स है उसको हम बतला रहे हैं। देखिए यहाँ जो डायग्राम आपको दिया गया है, इसमें देखिए आप करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन जो है वेरी कर रहा है, यहाँ पर देखिए क्रॉस सेक्शन और यहाँ पर देखिए क्रॉस सेक्शन, और तो करंट जो होगा क्रॉस सेक्शन ए लेते हैं, क्रॉस सेक्शन बी लेते हैं, और इस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, देखिए तो ए बी सी द करंट इज सेम इन एनी क्रॉस सेक्शन, यानी ए बी एंड सी कोई भी क्रॉस सेक्शन लेंगे कंडक्टर का तो करंट जो होगा वो सेम होगा, क्लियर। अब देखो यहाँ जंक्शन बनाया, एक करंट आ रहा है जंक्शन पर आ रहा है, ठीक है। फिर जंक्शन से कुछ करंट इधर जा रहा है, जंक्शन से कुछ करंट इधर जा रहा है, तो करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पर लिखें I = I1 + I2। देखिए दूसरा भी फिगर यहाँ है, देखिए अब इस तरह का पाथ हम बना दे, इस तरह का पाथ बना दे, इस तरह का पाथ बना दे, यानी कि जो वायर है, जो कंडक्टिंग वायर है, उसके ओरिएंटेशन पर करंट डिपेंड नहीं करता है, करंट ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है। फिर करंट को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I = dq/dt, जो पहले हम मेंशन किए हैं, इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। तो dq = क्या हो जाएगा, I dt हो जाएगा। अब बाय इंटीग्रेशन हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। dq = I dt, तो चार्ज जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dq, नेट चार्ज जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dq, ये स्मॉल चार्ज है, तो इस तरह से हम यहाँ पर हम इसका जो वैल्यू I dt पुट कर देंगे 0 to t, तो नेट जो चार्ज है कंडक्टर के थ्रू वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन देखो, एक q = t² है into e to the power है -2t, then find the time when direction changes, आपको टाइम निकालना है इस तरह के क्वेश्चन में, तो इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, यानी q = हो गया t² है, e to the power है -2t, e to the power है माइनस हो गया 2t। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, dq अपॉन हो गया dt, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2t इनटू ये हो गया कांस्टेंट, तो e to the power माइनस हो गया 2t, फिर प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ t² कांस्टेंट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस हो गया 2, और उसके बाद e to the power होगा -2t, ठीक है। अब देखो ये dq बाई जो dt है वो हो गया करंट = हो गया 2t इनटू, यहाँ पर कॉमन भी हम ले सकते हैं, e = -2t, यहाँ हो जाएगा 2t, अब प्लस हो गया t², यहाँ तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस i * माइनस हो गया, और 2t² हो गया, ठीक है। और e to the power -2t को हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो हम पहले यहाँ पर बतलाए कि when I = 0 then t = 0, इसका मतलब है कि हमको टाइम को फाइंड आउट करना है, तो जब करंट ही नहीं होगा तो उस टाइम को हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे।
तो यहाँ पर देखो I इज इक्वल टू 0, 0 हो गया, तो हमको t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब I को 0 करके हम टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे, तो I इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा I इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये पोर्शन 0 में डिवाइड इसको कर देंगे, तो ऑलरेडी हो जाएगा हमारा 2t माइनस 2t स्क्वायर लेफ्ट होगा, क्योंकि इससे हम डिवाइड करेंगे 0 में, I इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके बाद हो जाएगा 2t स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2t, ठीक है, t यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो गया 1, यानी 1 सेकंड हो गया। तो t का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया 1 सेकंड। इस स्पष्ट हो गया कि 1 सेकंड के बाद जो है करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ इफ q इज इक्वल टू 80 माइनस btq फाइंड एवरेज करंट। इसमें एवरेज करंट कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा dq अपॉन हो जाएगा dt और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 80 है, एक कांस्टेंट हो गया, और dt बाई dt फिनिश्ड, और यहाँ हो गया माइनस b और यहाँ हो जाएगा 3 और t स्क्वायर, ठीक है, b कांस्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, अब इनटू हो जाएगा पावर एक जो है रिड्यूस हो जाएगा, तो हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, दिस इंप्लाइज ये हो गया आपका i, ये हो गया i इज इक्वल टू a माइनस 3b t स्क्वायर। अब देखो व्हेन i इज इक्वल टू 0, तो मैंने बताया t इज इक्वल टू 0, तो जब भी टाइम को कैलकुलेट करना हो तो i इज इक्वल टू इनिशियल 0 करना होगा, तो i इज इक्वल टू हो गया 0, तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू a माइनस हो गया 3bt स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3bt स्क्वायर इज इक्वल टू a हो गया, दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा यहाँ पर t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई 3b, ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a बाई 3b। तो टाइम फाइंड आउट हो गया कि नहीं। अब आप कैसे निकालिएगा इसको, तो देखिए हम बतला रहे हैं एवरेज करंट निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करना कि यहाँ पर टाइम का वैल्यू तो हम निकाल दिए, ठीक है, अब एवरेज करंट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एवरेज करंट निकालने के लिए यहाँ करना है IAB इज इक्वल टू, देखो IAB इज इक्वल टू बतलाए हैं डेल्टा Q अपॉन होगा डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 माइनस हो गया Q1 अपॉन हो गया T2 माइनस हो गया T1। तो यहाँ पर आपको Q1 निकालना होगा, तो Q1 जब निकालिएगा, ठीक है, यहाँ पर Q1 निकालिएगा, तो Q1 निकालने के लिए T का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या लेना होगा, T का वैल्यू लेना होगा 0, और नेक्स्ट जब Q2 निकालिएगा तो T का वैल्यू लेना होगा रूट ओवर a अपॉन 3b, और इस आधार पर आप Q1 Q2 फाइंड आउट करके, और यहाँ T2 माइनस T1 तो ऑलरेडी रहेगा ही, और यहाँ इस फॉर्मूला से जो है आप एवरेज करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है करंट बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देखो, तो जब J इज इक्वल टू I बाई ds, ठीक है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर J डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर हो जाएगा dA। अब देखो यहाँ ये जो J है लिखा हुआ है करंट डेंसिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है और साथ में एरिया वेक्टर है, तो ऑलरेडी जब करंट स्केलर है तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर J एंड हो जाएगा आपका जो एरिया वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो करंट का वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस करंट डेंसिटी का यूनिट होता है एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर, देखो एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर इसका एम्पीयर और एरिया का मीटर स्क्वायर। अब ये करंट डेंसिटी भी टू टाइप्स हम बना दिए, तो करंट डेंसिटी में टू टाइप्स में क्या हुआ, देखिए करंट डेंसिटी जो है टू टाइप्स में क्या हुआ, यूनिफॉर्म, नेक्स्ट हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म जो है, अब सपोज करो एक कंडक्टर है तो इसका एक क्रॉस सेक्शन जो है, एक क्रॉस सेक्शन जो है, अब इसमें थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन अगर करंट डेंसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, ठीक है। अगर करंट डेंसिटी
एलोंग रेडियल डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हम दोनों लिखें यूनिफॉर्म I इज इक्वल टू J इंटू हो गया S और J इंटू A। इस फॉर्मूला से आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं कब, जब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा तब। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी केस में I इज इक्वल टू निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना होगा वेक्टर J और डॉट हो गया वेक्टर ds। इस फार्मूला के द्वारा यानी इंटीग्रेशन के द्वारा आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी होगा। अब देखो एक कंडक्टर हम दिए वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो वेरिंग क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ देखो एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, जब एरिया ज्यादा होगा तो करंट डेंसिटी यहाँ है ना कम हो जाएगा, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में करंट डेंसिटी यहाँ कम होगा, तो JA लिखा हुआ है इज लेस देन JB यानी यहाँ के रिस्पेक्ट में यहाँ कम होगा, लेकिन करंट जो है करंट का जो वैल्यू यहाँ होगा इस क्रॉस सेक्शन में होगा वही इस क्रॉस सेक्शन में होगा। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम दिखाए हैं कंडक्टर का, सर्कुलर फेस है, तो देखिए इसमें ये जो देख रहे हैं रेडियस ये हो गया इनर, ये हो गया r/2 और ये हो गया ये रेडियस जो है r/2, मतलब कि यहाँ से r/2 रेडियस से हमको फाइंड आउट करना है कहाँ तक, यहाँ तक, यानी r/2 रेडियस ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंटर और यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमको करंट को फाइंड आउट करना है। तो ये जो है करंट डेंसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, यहाँ दिया हुआ है, तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, तो करंट निकालने के लिए इस फार्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे। तो पहले हम इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे तभी ना, इस एरिया को फाइंड आउट करना होगा। तो देखो इस एरिया को फाइंड आउट कैसे करें, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन, एरिया जो हो जाएगा A इज इक्वल टू लिखो चाहे S इज इक्वल टू लिखो, पहले टोटल जो सर्कुलर फेस है तो पाई r² हो गया माइनस हो गया पाई r/2, ठीक है, r/2 लिखा हुआ है पाई r/2 यानी r/2 से r तक, तो r/2 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू हो गया पाई r² माइनस हो जाएगा पाई r⁴ अपॉन हो जाएगा 4, ठीक है, पाई r/2 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा r² सॉरी पाई r² और y हो जाएगा 2 × 4। अब क्या कीजिए कि पाई r² आप कॉमन ले लिए तो 1 माइनस हो गया 1 अपॉन हो गया 4, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r² इनटू हो जाएगा 3/4, तो एरिया निकल गया, ठीक है। अब एरिया जब फाइंड आउट हो गया, वैल्यूज तो रखे जाएंगे, एरिया फाइंड आउट हो गया, जे जो है आपको दिया हुआ है करंट डेंसिटी जो फिक्स है 4 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर करंट जो होगा किस एरिया से r/2 टू r यानी r/2 यहां तक हुआ रेडियस और r यहां तक हुआ, ये दोनों के बीच में अब इस पोर्शन से जो करंट कितना फ्लो होगा वो निकल जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका J इंटू हो जाएगा S लिखिए या J इंटू आप A लिखिए, तो यहाँ पर J का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁴ हो गया 4, पाई का वैल्यू 3.14 कर लीजिए, ठीक है, और रेडियस जो है यहाँ रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 4 मिलीमीटर है, ठीक है, तो 4 मिलीमीटर है तो 4 × 10⁻³ हो जाएगा -3 मीटर हो जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर है तो फिर हमको यहाँ इसका स्क्वायर करना होगा और इनटू लिखना होगा 3/4, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 4 है यहाँ 4 कैंसिल हो गया, 3 × 10⁻³ हो गया 4 इंटू हो गया 3.14 इंटू यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ हो जाएगा 3 × 6 -6, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ कोई खास बात नहीं है, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो करंट का वैल्यू निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी कंडक्टर के इंड्स के अक्रॉस जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में
मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हुआ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर देखो ये कंडक्टर, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो जो Vd है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो है E टॉर्क, यानी इस टॉर्क के लिए हम लोग सिंबल जो लेते हैं टॉर्क, वही सिंबल है, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वह टाइम पीरियड है जो टू सक्सेसिव कोलिजन्स में, ठीक है, टू सक्सेसिव कोलिजन्स में स्पेंड होता है, वह टाइम पीरियड है रिलैक्सेशन टाइम। Vd इज इक्वल टू E V टॉप बाय M L हो गया, एज यू नो दैट E इज इक्वल टू V अपॉन L होता है, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, L हो गया कंडक्टर का लेंथ, तो E इज इक्वल टू V बाय L, सो आई हैव रिटेन E इज इक्वल टू V बाय L। ऐसे रिलेशन भी होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, उसी रिलेशन का सिंपल फॉर्म हम यहाँ यूज किए हैं, ठीक है। M क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ये टाइम रिलैक्सेशन टाइम हो गया, और ये जो लिखा हुआ है V कैपिटल V, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है देखो, I इज इक्वल टू NeAVD, सिंपल फॉर्मूला है, याद भी हो जाएगा, इसको याद कर लो, I इज इक्वल टू NeAVD। अब Vd जो होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड और 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड। बट रैंडम मोशन जो स्पीड होता है विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है रैंडम मोशन जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है वो होता है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, वो लार्जर स्पीड हुआ। ये जो हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो स्मॉलर हो, काफी स्मॉलर हुआ। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ जो हम लिखे हैं फॉर्मूला I इज इक्वल टू NeAVD, तो यहाँ पर A से इसमें डिवाइड कर दें तो I बाई A इज इक्वल टू NeVD हो गया, और I बाई A इज इक्वल टू होता है करंट डेंसिटी, जिसको हम J से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो J इज इक्वल टू हो गया NeVD, और हम लिखे हैं करंट डेंसिटी, नो प्रॉब्लम। अब देखो Vd इज इक्वल टू I NeA हो गया, ठीक है। अब Vd इज इक्वल टू, अगेन हम लिखते हैं, यहाँ लिखे हैं I इज इक्वल टू, देखो I इज इक्वल टू NeAVD, तो यहाँ से हम लाए हैं इस इक्वेशन को, Vd इज इक्वल टू I अपॉन NeA। अब देखो नीट में और फिर जेई में इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछता है जनरली, तो जिस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछता है उसमें उस फॉर्मूला को हम और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है उस फॉर्मूला का, Vd इज इक्वल टू, सिंपल यहाँ देखने में लग रहा है I बाई NeA। अब यहाँ पर हमको कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो किस तरह से इस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, तो देखो Vd इज इक्वल टू I बाई NeA, क्लियर। अब लिखा Mi, इसी ये जो वैल्यू है इसी को मैंने लिखा Mi रो लिखा हुआ है, और NaEAF, देखो ये नाइस फॉर्मूला जनरेट किया गया है, और इस फॉर्मूला के द्वारा आपको जेई में भी क्वेश्चन हो सकता है और नीट में भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी इसमें लेटर्स है उनका मीनिंग आप समझ लो। देखो स्मॉल जो n यहाँ पर हम यूज किए, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखें Na रो और ये है M। Na क्या है, ये वोल्टेज नंबर है, उसके बारे में आपको नॉलेज है 6.623 × 10⁻23, लेकिन ऐसे
कैलकुलेशन में आप यूज कीजिएगा 6 × 10⁻23, ठीक है। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसमें आप यूज कर सकते हैं 6 × 10⁻23। अब देखो रो लिखा हुआ है, यानी इसको हम कहते हैं मास डेंसिटी। अब कोई भी कंडक्टर होगा तो उसका मास डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो मास डेंसिटी हो गया। कैपिटल एम मोलर मास हो गया। अब सपोज करो हम कॉपर का एग्जांपल यहां पर लिए हैं, आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोई भी कंडक्टर देगा, ठीक है, तो उसका मास डेंसिटी जो है आपको क्वेश्चन में देगा। कैपिटल ए क्या होगा, जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज कोई कंडक्टर है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब इस सर्कुलर फेस को क्या हो गया, पाई r स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया। और ये जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब एक एटम, अब सपोज करो कि इस क्वेश्चन में वन एटम जो है मेटल का, वन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करे 1 एटम, तो उस केस में आप एक का वैल्यू जितना देगा नंबर वो आप पुट कर दीजिएगा। क्लियर। अब देखो, अब हम कॉपर का एक एग्जांपल यहां पर दिए। इफ ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर का एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के रूप में क्रिएट करता है। तो देखो F कितना हो गया 1, और आई हैव गिवन हियर M दिया हुआ है इतना, मोलर मास हो गया, ये मास डेंसिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ रहेगा। करंट थ्रू कंडक्टर, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट थ्रू कंडक्टर, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है। तो इस मतलब इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। आप यहाँ जो गिवन है उनका यूज करके, है ना, उनका यूज इसमें कीजिए, इस फॉर्मूला यूज करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ओम्स लॉ है, V = IR, पहले भी हम बताए tan θ = V/I होगा, R। यहाँ ये स्लोप हुआ, tan θ = स्लोप ऑफ VI ग्राफ। नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ जो है रेसिस्टेंस का रिलेशन हम दिखाएं। देखो यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, तो ये जो एंगल स्मॉलर है ये लार्जर एंगल है। R1 जो होगा यहाँ पर R2 से ज्यादा होगा। tan θ = R, पहले भी बताए हैं। तो देखो यहाँ tan θ का वैल्यू, यानी 0 डिग्री से जब हम मूव करते हैं 90 डिग्री की ओर, तो tan θ का वैल्यू इंक्रीज करता है। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है, तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि tan θ का वैल्यू जो है डायरेक्टली tan θ पर डायरेक्टली जो है रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो tan θ का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखो tan θ का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर tan θ का वैल्यू कम है, तो ये जो होगा रेजिस्टेंस R1 जो होगा इज ग्रेटर देन R2। बट इस केस में देखो जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ पर हो गया I, यहाँ पर भी, तो I भी ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर tan θ का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा I/V = 1/R। तो tan θ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/R, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ वो जो R1 जो था वो बड़ा था, तो अब R1 हो जाएगा छोटा। नेक्स्ट देखो रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर। रेसिस्टेंस का जो है टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है, R = R0 है × 1 + अल्फा डेल्टा T है। अब देखो यहाँ वेरिएशन बताया है, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस का वेरिएशन जो है ग्राफ जो है वेरिएशन को शो करता है। R जो नॉट है वो है रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और R जो है रेसिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और अल्फा = कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब फॉर मेटल्स क्या होता है, अल्फा इज प्लस हो गया यानी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो फॉर सेमीकंडक्टर, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, तो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है अलॉय के अल्फा = 0, इसका मतलब है रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट एक हम एग्जांपल यहां दिए हैं, देखो एक टेबल दिया हुआ है, कहता है अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करो। तो देखो यहां पर जो है आप क्या कीजिए, रिलेशन यहां बनेगी, यहां देखो R ऐसे T है तो डेल्टा R/डेल्टा T ये हो गया। ये जो यहाँ पर स्लोप बनेगा tan θ, तो डेल्टा R/डेल्टा T = कांस्टेंट होगा ग्राफ के अकॉर्डिंगली। अब देखो यहाँ पर फॉर्म करो आप इक्वेशन, तो देखो यहाँ हमने 40 पहले होगा रेसिस्टेंस डेल्टा आ रहा है, तो 40 - 20 कर दिए, ठीक है। अब बाई T माइनस हो गया 10, तो T तो फाइंड आउट होगा इज इक्वल टू फिर
90 माइनस ले लेंगे हम 20 और बाई हो जाएगा यहाँ 400 अब माइनस कर देंगे 10। अब इसको सोल्व करो, 40 माइनस 20 हो गया 20 बाई t माइनस 10 हो गया इज इक्वल टू 90 माइनस 20 70 हो गया और 400 माइनस 10 390 हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 70 माइनस 70, ठीक है, 70 माइनस 70, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 780 होगा। फिर उसके बाद 70 को साइड ले जाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे 850 होगा, 70 इज इक्वल टू 850 हो गया, देयरफॉर t इज इक्वल टू 850 अपॉन 7 और डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट हियर 12.14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिवीजन में लाइए, इसको बार-बार रिवाइज कीजिए, आपका जो करंट का जो स्टार्टिंग से लेकर टिल नाउ तक आपका रिवीजन से ही